हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जैसा कि आपको पता है कि एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम 1 जून को हुआ था वो अब कैंसिल हो गया है। लेकिन पेपर का लेवल तो आपको पता होगा, हाई लेवल था, मॉडरेट टू हाई था। और इसका हल हमारे लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे, उनका प्रामाणिकता के साथ हल लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। साथ ही में मैंने प्रामाणिकता का आधार जहाँ से लिया है, उसे भी संलग्न किया है। कुछ प्रश्नों पर संशय है, तो वो मैं आपको नोटिस करा दूँगी, ताकि आपको अगर पता हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पेपर थोड़ा मॉडरेट था, तो पेपर को हल कराने के लिए समय, संयम और जो साधन हैं उनकी आवश्यकता थी। काफ़ी खोजबीन करके ये चीज़ें हैं, प्रामाणिकता है, उसके साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किसका है? तो यह कथन मनोज शंकर का है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मनोज शंकर मुरारी लाल से ये कहता है, और इसका जो प्रामाणिकता है वो यहाँ देखिए, आपको दिखेगा। ये दृष्टि की बुक है, जो नेट की दृष्टि की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। और उसी में ये दिया हुआ है कि मनोज शंकर मुरारी लाल से कहता है। दूसरा प्रश्न है कि पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग मनुष्यता का है। शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका विकास भी हुआ है। सिंदूर की होली में यह कथन किस पात्र का है? तो यह कथन सिंदूर की होली में मनोरमा का है। मनोरमा मनोज शंकर से कहती है। ये देखिए, दृष्टि की ही बुक में दिया है कि मनोरमा मनोज शंकर से कहती है। तीसरा जो प्रश्न है वो महाभोज नाटक से आया था। आवेश राजनीति का दुश्मन है, राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। ये किस पात्र का कथन है? तो ये दास साहब का है। और दास साहब ये कुछ त्रुटियां पूरे उसमें देखा होगा आपने, जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, कि पूरे पेपर में कैसा तोड़ा और मरोड़ा गया है वाक्यों को। और जो गद्यांश हैं हमारे, जो हमारी कविताएं हैं वो, और शब्दों की त्रुटियां और मात्रात्मक त्रुटियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो ये, लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है, राजनीति में विवेक और धीरज चाहिए, पद पर बैठोगे तो जिम्मेदारियां स्वयं सिखा देंगी। इस तरह का ये कोटेशन है, और ये भी दृष्टि की बुक से है। ठीक है। उसके बाद में जो चौथा प्रश्न है कि प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। यह उद्धरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड से उद्धृत है? तो यह उषा और ईश्वर, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में है कि 5th नंबर क्वेश्चन भी यही शेखर एक जीवनी का है, और इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धागे, रस्सियाँ और गुंजार। 6 जो प्रश्न है, छठा प्रश्न है हमारा, वो नई समीक्षा के उन्नायक विलियम एम्सन किस तत्व को काव्य भाषा के प्राण तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं? तो ये आपको पता होगा कि अनेकार्थता का सिद्धांत विलियम एम्सन ने दिया था, तनाव का एलन टेट ने दिया था। तो ये कुछ नई समीक्षा से जुड़े मुहावरे थे जिनको कहा गया था। ये भी दृष्टि की बुक में है, और विलियम एम्सन अनेकार्थता का सिद्धांत। उसके बाद में पाश्चात्य विचारक क्रोचे की कृति एस्थेटिक इटालियन भाषा में कब प्रकाशित हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर बी, 1902 में प्रकाशित हुई। और इसका जो प्रमाणिक आधार है वो मैंने सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में, ये क्रोचे ने 1902 में ला कृतिका पत्रिका का प्रकाशन किया, और 1902 में ही इसका जो आधार था वो इटालियन भाषा में किया। उसके बाद में रामचंद्र तिवारी के लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र
के किस सिद्धांत से सर्वाधिक निकटता रखता है? तो ये इसका मुझे कोई प्रमाणिक आधार नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि उदात्त सिद्धांत में जिस तरह से लॉन्जाइनस ने उदात्तता का सिद्धांत में अभिजात्य मतलब जो अलंकार हैं वो भी उच्च होने चाहिए, विचार जो है वो भी उच्च होना चाहिए, मतलब वो सारे कुछ अभिजात्य होना चाहिए, उच्चता का पोषक करना चाहिए। उसी तरह से जो औचित्य है, औचित्य सिद्धांत भी यही कहता है, आचार्य चैमेंद्र यही कहते हैं कि हर चीज़ एक सिस्टमैटिक ढंग से होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि उदात्तता का सिद्धांत और औचित्य का सिद्धांत ये आपस में सिमिलर हैं। रामचंद्र तिवारी ने इसे ही औचित्य का सिद्धांत कहा होगा, बाकी मैं इसे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में डाल दी हूँ, क्योंकि इसमें आप बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। उसके बाद में हम चलते हैं अपना 9 नंबर पे। 9 नंबर ये वस्तुतः रूपवाद, कलावाद का ही दूसरा नाम है। इस कलावाद ने समीक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कहर ढाया। साहित्य को जीवन से अलग करके केवल संरचना तक सीमित कर देना प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति की चरम सीमा है। किस आलोचक ने कहा है? आपने अगर इस पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि रामचंद्र तिवारी और बच्चन की बुक से पूरा पेपर आया है। जो भी कोटेशन पूछे गए हैं या भी जो निबंधों की भी बात की गई है तो वो तिवारी और बच्चन जी की बुक से ही हुई है। तो ये जो कथन है ये बच्चन सिंह का कथन है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर करणदेव प्रसाद जिन्हें शक्ति कहते सब कोई, विपत्ति अरु अभ्यास मिली, त्रय बिन काव्य ना कोई। इसका जो सही आंसर है वो है सुखदेव मिश्र, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद में है 11 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवि जो त्रिछीराम हैं उनको त्रिछीराम और प्रभा प्रसाद को क्रम को किस काव्य सिद्धांत के समर्थक हैं? आपने पढ़ा होगा डॉक्टर भागीरथ मिश्र का जो उन्होंने काव्य शास्त्र का एक लिखा है, तो ग्रंथ काव्य शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने रीतिकालीन कवियों की भी बात की है, क्योंकि रीतिकालीन कवि काव्य शास्त्र के जो लक्षण थे उनको लेकर कविताएं रच रहे थे, इसलिए लेकिन वहाँ मैंने कोई त्रिछीराम कवि नहीं देखा, लक्ष्मीराम कवि हैं प्रभा प्रसाद। इस तरह ये भी डाउट में जा रहा है, अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत विद्वान हैं, कई लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और जो गंभीरता से पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, साथ ही वो गंभीरता से इतिहास की पुस्तकें और काव्य शास्त्र की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। कुछ लोग तो अध्यापन भी कर रहे होंगे, तो आप लोग बताइएगा। ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई त्रिछीराम है, लक्ष्मीराम है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अनौचित्य, इसमें तो आचार्य आनंदवर्धन हो जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आचार्य आनंदवर्धन हैं इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन ये सरल था, इसमें अन्वय हो जाएगा, अन्वय दोष मम्मट का नहीं माना है इन्होंने। फिर 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि काव्य का महत्व तो काव्य के अंगगत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता, काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक या सर्जनात्मक शक्ति का परिणाम है। उसके उत्कर्ष अपकर्ष का नियंत्रण बाह्य स्थूल या बाह्य बौद्धिक संस्कार और आदर्श थोड़ी ही मात्रा में कर सकते हैं। इस अभिमत इनमें से किस प्रसिद्ध आलोचक से संबंधित है, ये पूछ। तो इसका आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। उसके बाद में हम चलते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर पर इसमें ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए आचार्य पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने कहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में हम चलते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर इसमें मैनेजर पांडे आपके हो जाएंगे, मैनेजर पांडे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद में हम चलते हैं 18 नंबर पर। मौलिकता का मूल्य नामक निबंध के लेखक कौन है? तो मौलिकता का मूल्य नामक निबंध के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
उसके बाद में हम चलते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर में पूछा है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब हुआ है? तो ये 1966 में हुआ है, सभी को पता होगा। अभी फिर से हाल ही में एक नया वर्ड ऐड हुआ था, उसके बाद में ये पूरी पीडीएफ सर्कुलेट हुई थी काफ़ी लोगों ने, और एक मैसेज भी सर्कुलेट हुआ था कि 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो सभी को पता होगा। ये मानक देवनागरी ये दृष्टि आईएएस की बुक में, दृष्टि की जो यूजीसी नेट की बुक है उसमें ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कब कब केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी समिति का प्रकाशन हुआ, लेकिन मानक हिंदी देवनागरी वर्णमाला का नहीं हुआ, नहीं लिखा था, लेकिन ये मैंने कहीं से देखा था और लिखा था, तो मैंने आपको दिखा दिया। ये मैंने कहीं प्रमाणिक सोर्स से ही लिखा था, क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी उठा के नहीं लिखती हूँ। जीना शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? देखिए, एक वो दिया है, प्रश्न दिया है, उसमें 2 ऑप्शन दे दिए हैं, पुश्तो और पश्तो, दोनों ऑप्शन दे दिए, तो ये तो कट ही जाएंगे दोनों, पुश्तो पश्तो। तुर्की है नहीं, और जीना अगर आपने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, जीना बहुत ईजी भी था ये। जीना इसमें रेफ दिया था, ये जो बिंदी लगी होती है ये फारसी में लगी होती है और इसे रेफ कहते हैं। तो ये जो है ये फ़ारसी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं, हरदेव बहारी ने 11वीं से 15वीं शताब्दी 11वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान भारत के किस राज्य में हिंदी मिश्रित संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, ये बताया है। तो ये उत्तर प्रदेश में होता था, उन्होंने बताया है। उसके बाद में संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और उसका प्रचार प्रसार की जो बात करी जाती है वो 51 में करी जाती है, सभी को पता है। 351 में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि संघ की राजभाषा 351 में प्रचार और प्रसार करेंगे हम, या यह सभी का कर्तव्य होगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न आता है, 23 नंबर जो प्रश्न है, बाणभट्ट का कि इसमें से कौन असंगत है, तो इसमें हो जाएगा बी, प्रवासी संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय, ये हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि शरद चंद्र व्यक्तित्व और कलाकार पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें हो जाएगा ईला चंद्र जोशी, इसमें इत्या चंद्र जोशी लिखा है। बहुत हर प्रश्न में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हैं और इसीलिए कैंसिल भी हुआ है। फिर उसके बाद में गंगा नहाई धर्म हो, गंगा नहाई, एक सेकेंड, गंगा नहाई धर्म हो, पापू जा जस जस धर्म बढ़, तस तस पापू घट, जब जब धर्म बढ़, तब तब पापू ओहट। प्राचीन हिंदी गद्य का यह स्वरूप इनमें से किस पुस्तक में प्राप्त होता है? तो मेरे हिसाब से ये आंसर है उज्ज्वल नीलमणि, जो ज्योतिरेश्वर ठाकुर का है। ये इसमें ये कुछ गलत दिया है, और हम आगे देखते हैं कि मैंने ये क्यों माना है। दृष्टि की बुक है और इसमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में दिया है कि यहाँ पे दिया है कि उज्ज्वल प्रकाश प्रकरण, जबकि यह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में दिया है कि यह बनारस और आसपास के प्रदेशों की सांस्कृतिक और भाषा आदि पर प्रकाश डालता है, मतलब संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डालता है। इससे उस युग के काव्य रूपों की जानकारी भी होती है। इस दृष्टि से इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। तो यहाँ पे मेरा ये इस प्रश्न का ये उत्तर मानने का जो तर्क है वो, क्योंकि बनारस यहाँ पर दिया हुआ है, बनारस और आसपास की जो संस्कृति है वो इसमें दिखाई गई है, इसीलिए मैंने इसका उत्तर माना है ये। तो देख लेते हैं एक बार फिर से कि ये गंगा नहाई धर्म हो, गंगा की बात की जा रही है, जस जस धर्म बढ़े तस तस पाप घटे, इस तरह की, तो इसलिए इसका मैंने जो आंसर माना है ये माना है। बाकी देखते हैं हम कि क्या होता है, अगर आपको पता है तो बताइएगा। उसके बाद में ये जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित केशव प्रसाद मिश्र। उसके बाद में हम 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसमें है कि उनके पास श्रेष्ठ निबंध लेखन के लिए आवश्यक सभी गुण विद्वता, दृढ़ता, यायावरी वृत्ति, लोक कथा, प्रेम, सूक्ष्म विचार शक्ति और गद्य काव्य की शैली विद्यमान है। साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है बच्चन सिंह का यह कथन है। ठीक है,
अगर इसमें भी थोड़ा-सा संदेह है रामचंद्र तिवारी और बच्चन सिंह को लेकर, तो ये भी मैं थोड़ा-सा संशय में डालती हूँ। उसके बाद में है कि वस्तुतः चंद्रकांता 2 युगों के उस संधि काल पर खड़ी है, जहाँ से एक युग ढह रहा है और दूसरा उभर रहा है। तब करके यह कृति दयनीय महानाट्य की नहीं, उस नई सुबह की पहली दास्तान है, जिसमें उस समय के भारत की अंगड़ाइयाँ सुरक्षित हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास में चंद्रकांता के महत्व को स्वीकार करते हुए यह अभिमत किस विद्वान ने दिया है? तो यह अभिमत दिया है प्रदीप सक्सेना ने। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप सक्सेना। और ये इसका जो प्रमाण है वो आपको रामचंद्र तिवारी जी की बुक में 157 पेज नंबर पर भी मिल जाएगा। आगे मैंने रखा भी है प्रमाण के लिए, ये पुस्तक का पेज रखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये रामचंद्र तिवारी की है और इसमें लिखा है कि प्रदीप सक्सेना ने यह मूल्यांकन करते हुए यह चीज़ मानी है। लेकिन आयोग प्रदीप सक्सेना को मानता है कि रामचंद्र तिवारी को, लेकिन प्रदीप सक्सेना, इसके जो करेक्ट आंसर है वो प्रदीप सक्सेना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं कि प्रभा खेतान के उपन्यास आओ पेपे घर चलें 1990 में अमेरिका के किन 3 शहरों का चित्रण हुआ है और विकल्प में कौन सा असंगत है? तो इसमें कैलिफोर्निया असंगत हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया इधर कि सचेतन कहानी विशेषांक 1964 का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो ये हुआ था हमारी आधार पत्रिका में। और ये आप लोगों ने जो नोट्स बनाए होंगे कभी ना कभी हिंदी कहानियों के और नई कहानियों के जो आंदोलन हुए थे उनमें, तो आपके पास ये नोट्स में होगा। ये मेरे पास तो नोट्स में है फ़िलहाल के लिए। नई कहानी आंदोलन जो शुरू हुआ था, ये मैंने नोट्स बनाए थे तो मैंने ऐड किया था और उसी से ये प्रश्न आया था कि नई कहानी 1955, फिर साठोत्तरी कहानी, सचेतन कहानी 1964 में आधार पत्रिका में और दूसरा आंदोलन विरोध में इसका हुआ था और डॉक्टर महीप सिंह इसके थे। तो आपको इस तरह के नोट्स वगैरह बनाने चाहिए ताकि हमें ये सब चीज़ें बाद में काम आती हैं। आपको चाहिए होगा तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी और उसमें दे दूंगी। इसमें जो आंसर सही है हमारा वो गीतांजलि श्री है। शंकर शेष के जो नाटक हैं उसमें हमारा जो सही है ये 1977 में प्रकाशित हुआ था, जिस पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं उसमें। शंकर शेष 1977 आप देख सकते हैं 1977। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है कि डॉक्टर निर्मला जैन की आत्मकथा ज़माने में हम का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो डॉक्टर निर्मला जैन की आत्मकथा ज़माने में हम का प्रकाशन वर्ष 2015 है। और ये मैंने, आप लोग भी लिखते होंगे क्योंकि जो पुस्तक आती हैं, जो गाइड वगैरह होती हैं, जैसे गोविंद पांडे हो गई या दृष्टि की भी हो गई, तो उसमें कई बार ये होता है कि हमारे पास पुरानी बुक होती है और उसमें नई नई चीज़ें 2015, 16, 17, 18 की ऐड होती चली जाती हैं। तो हमें वो चीज़ें लिखनी चाहिए। हमें, अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो हमें वो चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। ये मैंने कहीं 2015 में लिखा हुआ था और मुझे वहाँ पेपर में क्लिक किया था और ये मेरा करेक्ट गया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 2000 के बाद की कुछ आत्मकथाएँ लिखी हैं, क्योंकि 2000 के बाद की बहुत सारी आत्मकथा हमारी नहीं मिलती हैं, जो हम गाइड या पुस्तकें जो भी पढ़ते हैं। तो ऐसे और क्योंकि अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत नई नई चीज़ें भी पूछी जाने लगी हैं, इसलिए मैंने ये ज़माने में हम 2015 में निर्मला जैन की आई थी और मिथिलेश्वर की जाग चेत कुछ करो पाई, इस तरह से मैंने क्रम से लिखा है कि 2013 में, 2010 में, 2015 में कब आई। तो आप लोग भी ऐसे कुछ नोट्स बनाते ही होंगे, आई होप। रामकृष्ण परमहंस कल्पवृक्ष की उत्सव लीला 2005 में ये प्रकाशित हुई थी, इसमें 2004 में, क्योंकि त्रुटियां बहुत ज़्यादा थी इस पेपर में। ऐसा लग रहा था कि प्रश्न उठाकर एआई को दे दिए गए हैं, पूरा मॉडल या पूरी पीडीएफ, और उसमें से कहा गया है कि इसमें से 100 प्रश्न छांट करके जो भी इम्पोर्टेंट रहे हों उसको लैंग्वेज थोड़ा अच्छा करके और दे दो। तो एआई, ऐसा लग रहा था कि एआई जनरेटेड ये प्रश्न है। ठीक है, खैर इसीलिए तो कैंसिल हुआ है पेपर। तो इसमें है श्री कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, और फिर जो पृथ्वी प्रदक्षिणा हैं, इसके जो हैं ये हैं हमारे शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है,
ये देखिए, यहाँ पे ये भी दृष्टि वाली बुक है। आप लोगों को अगर तैयारी करनी है तो एक दृष्टि की बुक आपके पास होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी है और अब तो बहुत सारी चीज़ें बहुत और ज़्यादा ऐड ऑन होके आ रही हैं। तो ये अगर होती है आपके पास तो आपको नेट की तैयारी के लिए भी और जो भी हायर का एग्ज़ाम होते हैं कहीं के भी, तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद में यहाँ पे पृथ्वी प्रदक्षिणा है, ये भी हमारा किसका है? शिव प्रसाद गुप्त का है। मैंने इसलिए रख दिया है ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो, हम लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत रहता है क्योंकि पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल था और इतनी भरमार आ गई थी यूट्यूब पे आंसर की को लेकर, जिसको देखो, जो देखो, जैसे देखो सब डाले जा रहे हैं। ना ही पता है कि किस तरह का पेपर है, बस ऐसा लग रहा था बहुत ईज़ी है। तुरंत हम लोग सफ़र में ही थे और लोगों ने आंसर कीज़ डालना स्टार्ट कर दिया था। बच्चों ने देखा दिमाग ख़राब हुआ होगा, सब अपने मनमाने ढंग से डाल रहे थे। तो इसलिए प्रामाणिकता के साथ बहुत ज़रूरी है चीज़ों को देखना। रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा है 36 नंबर में रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएँगे। उसके बाद में 37 नंबर में हो जाएँगे हमारे माधव प्रसाद स्वर्णनीरा, गद्य गीत है। ये क्वेश्चन भी बहुत लेंदी आया था लेकिन ये भी जो प्रश्न है ये भी रामचंद्र तिवारी की 439 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये डॉक्टर कमलेश अवस्थी दिया था, हमको लिखो है कहाँ इसका आंसर है, लेकिन इसका जो सही आंसर यहाँ पे दिया होना चाहिए था देवी शंकर अवस्थी। ठीक है, देवी शंकर अवस्थी ने लिखा था। 38 नंबर क्वेश्चन में सी नंबर हो जाएगा आपका। ये देखिए प्रामाणिकता के साथ मैंने प्रस्तुत किया है, ये इस तरह से हो गया है, कोई बात नहीं। हमको लिखो हैं कहाँ, और ये देवी शंकर अवस्थी जी की बात की गई है यहाँ पर। उसके बाद में है 39 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मनबोध मास्टर की डायरी जो है ये कब उन्होंने प्रकाशित की थी। 1958 और 1971 के बीच में साप्ताहिक संस्करण मनबोध मास्टर की डायरी ये लिखी गई थी। ये किस पत्र में लिखी गई थी? तो ये आज में लिखी गई थी और ये मनबोध मास्टर की डायरी 2006 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1958 से 1971 तक साप्ताहिक पत्र आज में प्रकाशित हुई और 2006 में ये एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में गाँव के मन रूबरू विद्या निवास मिश्र के इसमें कितने साक्षात्कार हैं? तो 13 हैं। लेकिन ये भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था। अगर आपको इस तरह के प्रश्न पूछने थे, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि अगर इस तरह के प्रश्न पूछने थे तो फिर आप जो हमारे सिलेबस में निबंध लगे थे उनसे पूछते। ये निबंध जो राम का मुकुट आपने लगाया है उससे पूछना चाहिए था कि उसमें क्या क्या है। या तो आप मेरे राम का मुकुट हटाकर विद्या निवास मिश्र जी का गाँव के मन है से रूबरू निबंध लगा देते तो हम बता पाते। इतना डीप आउट ऑफ सिलेबस से पूछना शोभा नहीं देता है और ऐसे प्रश्न नहीं बनने चाहिए। हाँ, ये प्रश्न बन सकता था कि गाँव के मन रूबरू किसका निबंध है, लेकिन ये नहीं कि गाँव के मन रूबरू में कितने प्रकरण हैं या कितने साक्षात्कार संकलित हैं। उसके बाद में 41 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर दास द्वारा बीजक की सबसे पुरानी प्रति किस मठ में प्राप्त होती है? तो ये भी ये बच्चन सिंह की पुस्तक का है और ये बच्चन सिंह की पुस्तक का है और बच्चन सिंह ने इसका जो आंसर माना है वो धनोती मठ माना है। ठीक है, धनोती मठ सी आंसर हो जाएगा। और अगर आपको देखना है तो निर्गुण काव्यधारा बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास निर्गुण काव्यधारा पृष्ठ संख्या 87 पर देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, रखा भी है। ये देखिए आपका संभवतः धनोती मठ का बीजक का सबसे पुराना है। धनोती मठ का बीजक जो है वो सबसे पुराना है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मधुर भाव भाषा विचित्र अति ललित गीत गावे चित चौरी श्री वृंदावन धाम तिन पूरब सुलभ समीर गति थोरी। ये किसका है? तो ये है स्वामी हरिदास जी का है और ये भी बच्चन सिंह की पुस्तक में हमें 131 पेज नंबर पर मिलता है और आगे मैंने रखा भी है। ये देखिए, मधुर भाव भाषा विचित्र
ललित गीत गावे चित चौरी, श्री वृंदावन फूलन फूलियो, पूरब शशि समीर गति थोरी। देखिए कितना अंतर है इसमें भी ये गलतियाँ की हैं इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 44, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार किस रीतिकालीन कवि ने मुख्यतः दो ऋतुओं वसंत और पावस का ही चित्रण अपने काव्य में किया है? तो इसका जो आंसर है ये है द्विजदेव, और इसको भी मैंने रखा है, ये देखिए आगे रखा होगा, मैं आपको दिखा दूंगी, मैंने रखा तो था। उसके बाद में है एक ब्रह्म कुमारी, इसमें है डॉक्टर बच्चन सिंह ने श्यामा और स्वप्न। 45 नंबर आंसर में हो जाएगा हमारा बी करेक्ट आंसर। ये सेट ए है, आप बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। ये देखिए बच्चन सिंह ने द्विजदेव के बारे में कहा है, अधिकतर लोगों ने सेनापति लगाया होगा, लेकिन द्विजदेव जी के बारे में कहा है। ये भी अगर आपने बच्चन सिंह का पढ़ा होगा तो ये आपको करेक्ट गया होगा ये आंसर, क्योंकि मेरा तो करेक्ट गया है। बाकी हम देखते हैं। महाकुंभ में देखा मैंने कानन मानचित्र था, भारत का रेखा चित्र आनन, आने दो यदि महाकुंभ में जन आता है, कुछ तो अपने मन में का परिवर्तन पाता है। ये जो HPSC ने रखा है ये महाकुंभ की वजह से रखा है। बाकी त्रिलोचन शास्त्री हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लगे हुए थे, लेकिन इसका त्रिलोचन शास्त्री आंसर है, सी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में 47 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा 47 नंबर का, बच्चन सिंह पंडित विद्यापति मिश्र, मार्क्सवादी विचारधारा, बहुप्रयुक्त पेटी बुर्जुआ शब्द मूलतः किस भाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा से संबंधित है। इसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन में हमारा और आंसर करेक्ट हो जाएगा, गांधीवाद को किशोरी लाल मशरूवाला ने 4 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में बांटा है। ठीक है, यही करेक्ट हो जाएगा इसमें। उसके बाद में है 50 नंबर क्वेश्चन, उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं यातना भोगी हो गए हैं। यातना भोगी नहीं लिखा हुआ है उसमें, फालतू लिखा हुआ है, जो कहीं ना कहीं फालतू हो जाते हैं। कि आपका बंटी उपन्यास की भूमिका से है, मैंने आगे रखा हुआ है, दिखाऊंगी। आपका बंटी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? तो आपका बंटी उपन्यास में कुल 16 अध्याय हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र में सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। यातना भोगी वहाँ लिख दिया। उसके बाद में यदि सूरदास को हम रस सागर कहें तो बेखटके कह सकते हैं, ये किसने कहा है? तो ये नगेंद्र की पुस्तक में मिलता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नगेंद्र की एक पुस्तक है जिसमें नगेंद्र ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सूरदास के ऊपर लिखा गया एक निबंध प्रकाशित किया है, उसी में ये है, ये दिया हुआ है। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मनुष्यत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति 2 वृत्तियों के मेल में होती है, इनमें से संगत वृत्ति युग्म का चयन कीजिए। तो संगत वृत्ति मेरे हिसाब से तो प्रेम और भक्ति होना चाहिए, लेकिन रागात्मकता तो ठीक है, लेकिन बोध वृत्ति इस तरह ये थोड़ा सा वो करती है, इसीलिए मैं प्रेम और भक्ति की तरफ जाना चाहती हूँ। बाकी आप लोग अभी संशय में रखिए इसको और बताइएगा। शिकारिन हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न पर। 55 में हो जाएगा बी। ये देखिए, पवित्रता की माप है मलिनता और सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये प्रथम अंक और देवसेना का कथन है। अगर नहीं भी पता होगा तो देवसेना तो पता ही होगा, कि सबको ही पता होगा कि देवसेना ने कहा था, और देवसेना एक ही ऑप्शन में थी, तो आप करेक्ट आंसर की तरफ जा सकते थे। ये जो है ये भी आपको पता ही होगा कि प्रथम अंक में है, तो प्रथम अंक तो एक ही दिया हुआ था, तो इसमें भी हम जा सकते थे। उसके बाद में है 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न भी स्कंदगुप्त का है, और ये भी आपको पता होगा ये सब। तो ये देखिए, उतरोगे अब भूभार, प्रामाणिकता के लिए मैंने रख दिया है, बाकी आप देख लीजिएगा। और यही तो सबसे ज़्यादा
इसी ने दिमाग ख़राब किया था, भारद्वाज आश्रम। ये भारत दुर्दशा की बात की गई है, ठीक है, भारत दुर्दशा, और इसमें हो जाएगा 7, सी आंसर हो जाएगा। आगे मैंने रखा भी है, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, और इसमें 7 आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद में लपट जाए दाहिंद खाक में हम कादरों को क्या, ए मीर ज़र्फ़े रंज उठाना नहीं अच्छा। भारद्वाजा आश्रम नाटक की इस पंक्ति के संदर्भ में संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो संगत विकल्प इसका है ये चौथा अंक हाथ से, लेकिन यहाँ पे हाथ से दिया है जबकि होना चाहिए आलस से। अब आलस्य को हाथ से लिख दोगे तो बच्चा क्या समझेगा, वो तो कंफ्यूज होगा ही। और ये पंक्तियाँ दी हैं ये भी करेक्ट नहीं दी हैं, अभी मैंने करेक्ट पंक्तियाँ रखी हुई हैं जो प्रमाणिक रूप से। उसके बाद में ये 60 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो आंसर होगा वो राग चैती गोरी होगा। इन तीनों प्रश्नों को पढ़ने के बाद जो ये प्रश्न हमने पढ़ा इसी से समझ में आया कि ये भारत दुर्दशा की बात की जा रही है। अदरवाइज सबको ये लग रहा था कि ये तो हरियाणा का कोई लोकल नाटक होगा और उसी से पूछ लिया होगा, क्योंकि हमने तो हिंदी साहित्य में भारद्वाजा आश्रम कोई नहीं पढ़ा। देखिए ये प्रश्न है कि मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीर फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। ये तो सभी को पता होगा, उठाना नहीं अच्छा, जाना नहीं अच्छा, घर जाना नहीं अच्छा, इस तरह की जो बात की गई है वो आलस्य की है। लेकिन जब आप आलस्य को हाथ से लिख दोगे तो बच्चा उस 2 घंटे के एग्ज़ाम में जिसमें आपने इतने लंबे लंबे प्रश्न भी रखे हैं, इतना हाई लेवल का प्रश्न पत्र भी बनाया है, उसमें बच्चा ये भी समझे, ये भी यूटिलाइज़ करे कि आपने क्या लिखा है और आप कहना क्या चाहते हो। तो ये तो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, और इसीलिए सबने आवाज़ उठाई और जो कमीशन है, जो आयोग है, उसको पेपर रिजेक्ट भी करना पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि पेपर रिजेक्ट होना एक परीक्षार्थी के लिए और भी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति ला देता है। पहले जब हम पेपर देने गए थे उसी दिन सेम डे मध्य प्रदेश का पेपर था, मध्य प्रदेश के बच्चे वहाँ पेपर देने नहीं आ पाए थे। लेकिन अब जब पेपर होगा तो जो बच्चे मध्य प्रदेश के थे वो भी सारे वहाँ आएँगे, और जो बच्चे मध्य प्रदेश के पेपर में बैठे थे वो सारे बच्चे अब यहाँ आएँगे, और कॉम्पिटिशन का लेवल और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और इस तरह से प्लस आने जाने का खर्चा, इतना सारा खर्चा होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है। जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे वो कहीं न कहीं से जुगाड़ करके बहुत सारे बच्चे जाते होंगे। लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उनके साथ कोई ना कोई जाता होगा। इतनी महंगी सिटी में जाना, रहना और खाना-पीना, ये सब मिला के लगभग 7-8 हज़ार 10,000 तक करीब-करीब खर्चा हो जाता है, और फिर से अगले ही महीने इतना पैसा फिर से लगाना हर फैमिली अफ़ोर्ड नहीं कर सकती है, तो बच्चों के लिए ये और भी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। चलिए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। 61 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें माखन लीला होगा। माखन लीला नहीं कराई थी उन्होंने, और ये देखिए राग जो चेती गोरी है इसका जो प्रमाणिक आधार है वो यहाँ से है। फिर उसके बाद में जो 62 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास का समापन किस तिथि को किया था। तो समापन जो किया था वो 23 मार्च 1972 को किया था। फिर उसके बाद में है अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है कि नित्य जीवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुणा कामना मूर्त स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण। तो ये श्रद्धा का है, और यहाँ पे नित्य जीवन नहीं है, नित्य यौवन है, ठीक है, नित्य यौवन। ये भी आपको दृष्टि की बुक में जब कामायनी का जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे पहले ही पेज पे मिल जाएंगी। उसके बाद में है कि कामायनी के सर्गों को क्रम से लगाइए, ये सभी को पता होगा। ईड़ा है, ईड़ा से शुरू होता है, ईड़ा संघर्ष दर्शन और निर्वेद। कामायनी के जो सर्ग हैं उनको याद करने की ट्रिक भी मैंने बनाई है, केश केवल ऐसे करके, तो वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। एक कविता के माध्यम से ट्रिक है और एक वर्ड के माध्यम से ट्रिक है, बहुत छोटी छोटी ट्रिक है, मेरे चैनल पे पड़ी होंगी, और आप उनको चेक करिएगा एक बार, उससे आपको कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद में है कि ब्रह्म और माया संबंधित सिद्धांत की श्रेष्ठ सांकेतिक अभिव्यक्ति निराला की कविता में प्राप्त होती है। कौन सी कविता में प्राप्त होती है? अध्यात्म गीत में प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में है जैसे
कीट्स ने नाइटिंगेल और शैली ने स्काईलार्क पक्षियों को अमर कर दिया, वैसे ही जूही, बेला या नरगिस का नाम लेते ही निराला का स्मरण हो आता है। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। कवि सुमित्रानंदन पंत की यह स्वीकृति उनकी किस पुस्तक में की भूमिका में लिखित है? तो पल्लव की भूमिका में लिखित है। उसके बाद में आता है 69 क्वेश्चन, और 69 में है कि ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, कला ना भाव विवेचन, जन है जग है, श्रद्धा काम इच्छाएं, जीवन साधन। ये ग्राम दृष्टि में है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रयुक्त भास्वजन्य रत्नाति महोषधीश्च पद का क्या तात्पर्य है? तो मेरे हिसाब से ये तात्पर्य जो होगा कि औषधियाँ रत्न का आभास देती हैं। बहुत से लोगों ने ये माना है कि जहाँ रत्न और औषधियाँ चमकती हैं, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि ये इसका आंसर होगा। आप लोग बताइएगा कि इसका प्रमाणिक आंसर प्रूफ के साथ में अगर आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पृष्ठ संख्या दे दीजिएगा ताकि मैं देख लूँ। ठीक है। कभी परिचित आकृतियाँ बहुत परिचित जान पड़ती हैं, और कभी परिचित आकृतियाँ भी कभी अपरिचित आकृतियाँ भी बहुत परिचित जान पड़ती हैं, और कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती हैं। आषाढ़ का एक दिन में ये विलोम का कथन है। ठीक है। फिर उसके बाद में समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, और ये तृतीय अंक षष्ठ दृश्य है। ठीक है। ये जब क्या उसको बोलते हैं, चाणक्य बहुत गंभीर सोच में डूबे होते हैं, तब ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। सुवासनी के बारे में जब सोचते हैं तब ये सारी चीज़ें सोचते हैं। उसके बाद में है धर्मार्थ दंभी रंग से। ये तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, और पहले जो दृश्य में अगर किसी बच्चे ने इतना पढ़ लिया होगा तो वो छोड़ ही देगा, फिर अंदर अगर पढ़ेगा कायदे से तो उसको समझ में आएगा। ये हिमादि तुरंग शुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, चंद्रगुप्त नाटक में जो अलका कहा जाता है वो कथन है। फिर उसके बाद में आता है जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, अंजू दीदी। नौकर को सदा साफ सुथरा रहना चाहिए, अंजलि। 75 का बी है, 75 का बी है। 76 का है जिंदगी नामा। ठीक है, जिंदगी नामा। 77 का है 77 का है राग दरबारी, सी। 78 का है दीपशिखा, डी। 79 का है 79 का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन सुमित्रानंदन पंत, जहाँ तक सुमित्रानंदन पंत इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत ने ही इस तरह की बातें की हैं। प्रमाणिकता से मिलेगा तो मैं ज़रूर शॉर्ट में डाल दूंगी, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसमें है भारतीय संस्कृति के 4 सोपान। अपनी पुस्तक का नाम संस्कृति के 4 अध्याय रखने से पूर्व रामधारी सिंह दिनकर ने किस शीर्षक पर विचार किया था? तो बी आंसर है भारतीय संस्कृति के 4 सोपान। फिर संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक में से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। आपको पता होगा कि संस्कृति के 4 अध्याय में 4 प्रकरण हैं, और चारों प्रकरण के अंदर 4 अध्याय हैं, और 4 अध्याय के अंतर्गत कुछ ना कुछ प्रकरण हैं। तो चतुर्थ जो अध्याय है उसमें 18 प्रकरण नहीं है, ये गलत है। पूछा था कि संगत विकल्प का चयन कीजिए, तो संगत मतलब ये तीनों, इसमें ये होना चाहिए था कि असंगत। तो असंगत, ये तीनों संगत थे, ये मतलब असंगत था। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि संगत विकल्प का मतलब, उनका कहने का मतलब है आप अपने आप से समझ के बताइए कि इसमें से कौन नहीं होगा। फिर मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत और कमला के पुत्र का नाम नीलोत्पल कौन रखता है? मल्लिका यहाँ दिया हुआ है, लेकिन डॉक्टर ममता जो पात्र है वो रखती हैं, जो डॉक्टर प्रशांत की सहेली होती हैं, मित्र होती हैं, वो रखती हैं प्रशांत और कमला के पुत्र का नाम। लेकिन इसमें डॉक्टर मल्लिका दिया है, जो प्रश्न डिलीट होने के लायक था, और इसीलिए पेपर ही कैंसिल हुआ है। ठीक है, डॉक्टर मल्लिका नाम का कोई भी पात्र नहीं है इसमें।
फिर उसके बाद में है कि मैला आंचल उपन्यास में वासुदेव जी स्टेशन पर जाति किताब पुस्तक कितने पैसे में खरीदते हैं? तो 4 आने पैसे में खरीदते हैं। 4 आने में नहीं, देखो यहाँ पे पैसे लिखा हुआ है और यहाँ पर आने लिखा हुआ है, 4 आने में। लेकिन ये भी थोड़ा-सा संशय है, इसको भी हम देखते हैं, क्योंकि जो जाति किताब है, ये जाति किताब नहीं खरीदते बल्कि लाल किताब खरीदते हैं। कौन सी किताब खरीदते हैं? लाल किताब। तो ये इसको भी मैं थोड़ा-सा डाउट में रखूँगी। फिर उसके बाद में है 84, 84 का जो आंसर है वो है 7 कोस। कन्फर्म आंसर है इसका 7 कोस। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लिखा है रोहितगंज। रोहितगंज कोई है ही नहीं, के अनुसार रोहित स्टेशन से मेरीगंज, रोहित कोई पात्र नहीं है। अय्याशी तो रईस की शोभा है, व रईस ही क्या जो अय्याश ना हो। मतलब अय्याशी तो रईस की शोभा है, वह रईस ही क्या जो अय्याश ना हो। यह कथन इनमें से किस उपन्यास से है? तो गोदान से है। नारी हृदय धरती के समान है, जिसमें मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति है। इस उद्धरण का संबंध किस उपन्यास से है? तो इस उद्धरण का संबंध है गोदान से। मेहता ये कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में है कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, किंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास से, इतिहास नहीं। ये यशपाल अपने उपन्यास झूठा सच के लिए कहते हैं। आप झूठा सच की भूमिका में देख लीजिएगा। मेरे पास झूठा सच में ही मैंने देखा है, लेकिन मैं यहाँ पर उसका प्रमाणिक आधार लगाना भूल गई, उसकी स्क्रीनशॉट लगाना भूल गई हूँ। आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में है 88 नंबर जो प्रश्न है कि देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं, देश की जनता के ही हाथ में है। झूठा सच उपन्यास में ये कौन कहता है? तो ये कहते हैं डॉक्टर प्राणनाथ। डॉक्टर प्राणनाथ कहते हैं ये, डॉक्टर प्राणनाथ। फिर उसके बाद में है 89 नंबर जो प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में धर्मोपदेशाचार्य, ये गलत है। ये जो दिया है धर्मोपदेशाचार्य, ये इस तरह से नहीं है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ये बाणभट्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में है ग्रेगिन कहानी संग्रह में अपनी मुँह बहली बहन मालती से कितने वर्ष बाद मिलने जाता है? तो 4 वर्ष के बाद मिलने जाता है। फिर उसके बाद में है कि कोसी का घटवार कहानी में गुसाई किस महीने में मिलिट्री की नौकरी से एनुअल लीव लेकर पहली बार अपने गांव में आया था? तो वैशाख में आया था, ठीक है। उसके बाद में है परिंदे कहानी में नतिका, नतिका नहीं है लतिका है, हरीश नेगी से पहली बार परिचय किस क्लब में हुआ था? तो बेटरनियर्स क्लब में हुआ था। उसके बाद में है हरियाणी माएँ हरियाणी भेड़ें हरियाते भागी भरिया हाँ। इस गीत का संबंध इनमें से किसका है? तो चीड़ की दावत लिखा था, जबकि क्या है? चीफ की दावत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 94 नंबर प्रश्न है कि एक धरातल ऐसा भी होता है जहां निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है, वे भिन्न नहीं रहते। कथ्य भिन्न ना भिन्न, कथ्य भिन्न ना भिन्न, यह तो व्यापक सत्य है। जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है, उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। ये जो कथन है ये अंधा युग की भूमिका में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी लिखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती लिखते हैं कि जब मैं अंधा युग लिखने की योजना बना रहा था, तो उस समय बहुत से लोगों का विरोध भी आया था, और विरोध और लेकिन जो मेरा मन था, मैंने कई बार सोचा कि मैं लिखूं या ना लिखूं, लेकिन मेरा जो मन था, निजी मन था, वो और भी ज़्यादा विस्तार और ज़्यादा व्यापकता पाना चाहता था, और इसीलिए उन्होंने ये उद्धरण वहाँ पे कहा है। आंसर हो जाएगा 94 का डी। उसके बाद में है 95, शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। अंधा युग नाटक में इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो संगत विकल्प है विदुर। 5वें अंक में विदुर कहते हैं। ये अगर आपको पता होगा कि ये विदुर का कथन है, तो आपने इसको करेक्ट लगाया होगा, क्योंकि विदुर एक ही जगह दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में है तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अंधा युग नाटक में यहाँ कौन कहता है और किस अंक में कहता है? तो यह व्यास कहते हैं। ये तो
पता है कि व्यास ही कहते हैं, लेकिन किस अंक में कहते हैं तो चौथे अंक में कहते हैं। देखिए पहले अंक, दूसरे अंक, तीसरे अंक में तो व्यास कहीं आए ही नहीं हैं, और चौथे अंक में ही व्यास आए हैं, तो चौथे अंक में ही व्यास कहते हैं। अगर आपने इस तरह से इस नाटक को देखा होगा और इस तरह से आपने बना लिया होगा तो आपको याद आ गया होगा, लेकिन पेपर में सब कुछ याद आ जाना बहुत ही मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि इतना कम टाइम उसमें आपको वो चीज़ भी यूटिलाइज़ करनी है कि किस तरह से पूछा गया है। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, व्यास कहते हैं। अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है। अश्वत्थामा कहता है था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। आप अगर चाहें तो ये जो अंधा युग नाटक है ये आप पढ़ भी सकते हैं, एक बैठक में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने इसका मंचन भी किया है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। बहुत अच्छा मंचन किया है, मैंने देखा भी है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, लेकिन अभी तो नहीं। अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 98 प्रश्न नंबर है हमारा, और 98 प्रश्न का हो जाएगा तीसरा अंक। अरण्य नहीं है बल्कि जंगल है। 5वां अंक अरण्य हमारा था। 99 क्वेश्चन में हो जाएगा कि ऊंच नीच सब एक समाना, मानुष ब्रह्म ज्ञान विस्तार। अंधेर नगरी नाटक की ये पंक्तियाँ किस अंक से उद्धृत हैं, तो ये अंक हमारा हो जाएगा अरण्य से उद्धृत हैं। 100 नंबर जो प्रश्न है उसका जो आंसर हो जाएगा कि 97 कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शुद्ध साहित्य की अवधारणा बैठे ठारे का विलास है, यह अभिमत किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है, तो यह जो अभिमत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत सी जगह पर ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन कोई प्रमाणिक आधार मुझे नहीं मिला। प्रमाणिक आधार अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर पृष्ठ संख्या प्लस जो पुस्तक है और पुस्तक का जो प्रकाशन है कि वो कहाँ से प्रकाशित हुई है, वो चीज़ आप लिख दीजिएगा, तो मैं उसको क्लिक करके एक फ़ोटो पोस्ट कर दूँगी, ताकि प्रमाणिकता के आधार पर ही हम अपने प्रश्नों का मूल्यांकन करें, अपने अंकों का मूल्यांकन करें। उसके बाद में है पुरुष ने स्त्री को कमज़ोरी को उसका गुण बना दिया, वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। इस कथन के संदर्भ में विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए, तो ये इसका ए आंसर सही था, लेकिन चंद्रिका नाम की कोई भी पात्र सिंदूर की होली में नहीं है। चंद्रकला, क्या नाम है उसका? चंद्रकला नाम है। जो चंद्रिका, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने ये भी कहा है कि चंद्रिका और मनोरमा दोनों एक दूसरे की विरोधी पात्र हैं। तो चंद्रिका तो वैधव्य जीवन जीती है, लेकिन मनोरमा जो है वो रोमांटिकता मतलब रोमांस को ही अपना जीवन समझती है। रोमांटिकता मतलब उसने इसमें दिखाई है। तो ये थे हमारे 100 प्रश्न, जिनको मैंने बहुत प्रामाणिकता के आधार पर आपको उत्तर बताने की कोशिश की है, प्रयास किया है। आपको ये मददगार आपको ये वीडियो साबित होगा। और अगर आपको लगता है कि ये इसमें कोई चीज़ की त्रुटि है, कहीं पे कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले लोग हैं, और आशा करती हूँ कि आप इससे कुछ थोड़ी बहुत भी इससे हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, ताकि हाँ इस चैनल से जुड़े रहें और हम जो भी चीज़ें डालें वो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।